हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का जिसान सर क्लासेस में। पिछले लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग लिगेंड के बारे में पढ़े। मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, एम्बीडेंटेट, फ्लेक्सीडेंटेट और किलेटिंग लिगेंड। तो आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईपीएसी नामकरण की। जैसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग आईपीएसी नामकरण किए, अभी पढ़ के आए हैं, उसमें क्या रहता था, नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता था कि नंबरिंग होगा किधर से। फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट रहता था कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। तो आसान भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आईपीएसी हम लोग पढ़े हुए हैं उसे कहीं इजी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएसी नामकरण है। बस आपको पीछे का लेक्चर क्लियर होना चाहिए। अगर पीछे का लेक्चर क्लियर नहीं है तो इसका मतलब ये लेक्चर भी क्लियर नहीं होगा। एक तो शब्द है, आज आप क्या हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि कल आप क्या किए थे, और कल आप क्या होंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। तो लेक्चर ड्रॉप करके अगर पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। क्लियर? तो बात करते हैं आईयूपीएसी, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उपसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। तो इसमें जनरल केस पहले देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। K4 FeCN6 है। जब इसको हम लोग आयनों में तोड़ेंगे तो क्या होगा, 4K प्लस, और यहां पे FeCN6 -4। ये कॉम्प्लेक्स और ये सिंपल सरल, कॉम्प्लेक्स के बाहर है। इसको बोलते हैं सिंपल केटायन, और ये कॉम्प्लेक्स एनायन। ये धन आवेशित और ये ऋण आवेशित। अगला जो केस बनता है ये आयनों में तोड़ेंगे इसको तो क्या होगा, CuNH3 +2 और SO4 -2। अब इससे ये क्लियर होता है कि आपको बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अगर कॉम्प्लेक्स के बाईं तरफ कुछ दिखा तो इसका अर्थ कि जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायन है, और कॉम्प्लेक्स के दाहिने तरफ अगर कुछ दिखा तो इसका अर्थ है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो धनायन या केटायन है। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स केटायन और सिंपल एनायन। NiCO4। बताएं, इसमें कॉम्प्लेक्स के बाहर कुछ है ये नहीं। इसका अर्थ क्या, ये न्यूट्रल है, उदासीन। बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी, मतलब हम बता भी नहीं सकते कितना इजी है। तो कॉम्प्लेक्स केटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन,
सामान्यतः जो आपको केस मिलेंगे वो इन्हीं टाइप के मिलेंगे। उसके बाद कुछ अलग केस है ब्रिज वाले, उनको अभी हम बताते हैं आपको। सिंपल केटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स केटायन, सिंपल एनायन, न्यूट्रल, और ये क्या, कॉम्प्लेक्स केटायन भी और कॉम्प्लेक्स एनायन। तो कुछ रूल है उपसंयोजक यौगिकों के नामकरण के लिए। जैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते समय सबसे पहले धनायन को लिखा जाता है, उसके पश्चात ऋणायन को लिखते हैं। जैसे ये है, ये कोई कंपाउंड है, इसका अगर हमें आईपीएसी नाम लिखना हुआ तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स को लिखेंगे। इसकी बात करेंगे तो पहले कॉम्प्लेक्स को लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे। ये सबसे पहले धनायन को, उसके पश्चात ऋणायन को। अब उदासीन है तो लिख ही दे, इसमें भी सबसे पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद। क्लियर? अगला केस है कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते समय, कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते समय सबसे पहले लिगेंड को लिखा जाता है। सबसे पहले किसको लिखते हैं? लिगेंड को। अल्फाबेट के क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार एबीसीडी में जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में। अगर एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हैं तो सेम प्रकार के हैं तो हो गया। और लिगेंड की संख्या को दर्शाने के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा इट्सेट्रा आप लोग जानते हैं शब्द का उपयोग किया जाता है। समान प्रकार के लिगेंड की संख्या अगर एक से अधिक बार है तो उनकी संख्या को दर्शाने के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा शब्द का उपयोग किया जाता है। बाकी नामकरण तो लिगेंड का हम आपको बताए हैं। अगर ऋणायनिक लिगेंड है तो नाम के आगे ओ सफिक्स लगता है, अगर धनायनिक है तो IUM लगता है, और अगर न्यूट्रल है तो कोई नहीं। ये आपको पिछले लेक्चर में ही बताया हुआ। कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते समय सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अल्फाबेट क्रम में। अगर लिगेंड की संख्या एक से अधिक बार है तो उसकी संख्या को दर्शाने के लिए 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा इत्यादि शब्द का उपयोग किया जाता है। उसके पश्चात कॉम्प्लेक्स में बचेगा क्या? जैसे ये कॉम्प्लेक्स है तो ये क्या था? लिगेंड। अब क्या बचा? CMI या A केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को लिखा जाता है, और उनके ऑक्सीकरण संख्या को ब्रैकेट में लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? एक बार और, जब कॉम्प्लेक्स का नामकरण किया जाता है तो सबसे पहले लिगेंड को लिखते हैं, उसके बाद केंद्रीय धातु आयन या परमाणु को लिखा जाता है, उसके बाद ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर को। अगला केस है, अगर कॉम्प्लेक्स ऋणायन है, कॉम्प्लेक्स क्या? ऋणायन, तो CM, A या I के नाम के आगे 8 शब्द का उपयोग किया जाता है, 8 शब्द का उपयोग किया जाता है। यदि कॉम्प्लेक्स धनायन या उदासीन हो तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के नाम के आगे कोई अनुलग्न नहीं लगता, कोई अनुलग्न नहीं लगता। अगला केस क्या? इंपॉर्टेंट केस है, यदि किसी लिगेंड में
यदि किसी लिगेंड में डाई ट्राई टेट्रा शब्द का उपयोग किया जाए, जैसे एथिलीन डाइएमीन, डाइएथिलीन ट्राइएमीन, पढ़े हम लोग ना EDTA, तो डाई ट्राई टेट्रा शब्द का उपयोग किया जाए तो उनकी संख्या को दर्शाने के लिए जो शब्द का उपयोग किया जाता है, अगर 2 रहेगा तो लिखेंगे 20, अगर 3 रहेगा तो लिखेंगे ट्राइस, अगर 4 रहेगा तो लिखेंगे टेट्राकिस, गलत ना समझना, टेट्राकिस एटसेट्रा। अगर लिगेंड में डाई ट्राई टेट्रा शब्द का उपयोग किया गया है तो उनकी संख्या को दर्शाने के लिए हम लोग इसका उपयोग नहीं करेंगे, उनकी संख्या को दर्शाने के लिए हम लोग इनका उपयोग करेंगे। क्लियर? अगला पॉइंट, तो एक बार देख लें, अगर कॉम्प्लेक्स धनायन हुआ सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे? लिगेंड को। आसान कर देते हैं थोड़ा ना सबको एक साथ। उसके बाद CMA या I, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, केंद्रीय धातु परमाणु का, ब्रैकेट में। तो ये धनायनिक कॉम्प्लेक्स का IPAC नामकरण कैसे करेंगे? बात करते हैं हम लोग ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स का IPAC नामकरण कैसे करेंगे। अगर ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स है तो लिगेंड का नाम लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद CMA या I प्लस 8, इसी में 8 शब्द का उपयोग करेंगे, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर को लिखा जाता है। ये जो है चाहे धनायन हो चाहे न्यूट्रल हो, उनके लिए हसन एक बार और क्लियर कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IPAC नाम लिखते समय सर्वप्रथम धनायन का, उसके पश्चात ऋणायन का IPAC नाम लिखा जाता है। यदि कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा जाए तो कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का नाम लिखा जाता है, उसके बाद उसके ऑक्सीकरण संख्या को ब्रैकेट में लिखा जाता है। अगर कॉम्प्लेक्स धनायन है या उदासीन है तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के नाम के आगे कोई भी सफिक्स नहीं लगता, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स ऋणायन है तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के नाम के आगे 8 शब्द का उपयोग किया जाता है। बात करते हैं लिगेंड की। यदि लिगेंड की संख्या 1 से अधिक है तो उनकी संख्या को दर्शाने के लिए डाई ट्राई टेट्रा शब्द का उपयोग किया जाता है, परंतु अगर लिगेंड में डाई ट्राई टेट्रा शब्द का उपयोग हो, लिगेंड में जैसे साइनाइड है तो साइनाइड में तो कहीं दिख रहा है क्या कि साइनाइड में डाई ट्राई टेट्रा शब्द है? नहीं, तो इनकी संख्या को दर्शाना है तो फिर वही डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा। लेकिन अगर कहीं लिगेंड में डाई ट्राई टेट्रा शब्द का उपयोग हो गया तो उनकी संख्या को दर्शाने के लिए 20 ट्राइस टेट्राकिस पेंटाकिस इत्यादि शब्द का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कैसे IPAC नाम लिखते हैं ना, तो यही एग्जांपल देख लें जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। बहुत आसान है, बस हो गया ये क्लियर, IPAC क्लियर, फिर आप रुक नहीं सकते। अभी एक केस बताते हैं हाइड्रोजन का। जब हाइड्रोजन जो है अगर वो कॉम्प्लेक्स के बाहर है, कॉम्प्लेक्स के बाहर, तो जब कॉम्प्लेक्स का हम लोग IPAC नामकरण करते हैं ना तो उसमें हाइड्रोजन को शामिल नहीं करते, लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के आगे एक एसिड शब्द का उपयोग किया जाता है जो ये दर्शाता है कि वो कॉम्प्लेक्स H+ आयन दे रहा है। अभी उसका भी केस देखते हैं हम लोग ना, लिख लीजिएगा आप लोग पॉइंट करके। अब जैसे इसका IPAC नाम लिखना है तो बंदे गलती कहां पे कर देते हैं मालूम?
यहां पे लिख देते हैं टेट्रा पोटेशियम। भैया पोटेशियम चार्ट है तो हम कहाँ छोड़ें, टेट्रा पोटेशियम। यहां पे गलती कर जाते हैं। आपको धनायन सिंपल या रिलायन सिंपल की संख्या दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑक्सीकरण संख्या रिप्रेजेंट कर देगा। जैसे इसका आईपीएसी नाम लिखना हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे, पोटेशियम, समझिएगा, पोटेशियम। अब कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले किसको लिखेंगे हम लोग, लिगेंड को। लिगेंड की संख्या कितना, 6, तो क्या होगा, हेक्सा साइनो। बहुत इजी है, बहुत इजी। पोटेशियम हेक्सा साइनो क्या है, आयरन। तो यहां पे अब लिख दिए आयरन, भैया समझिएगा, यहां पे लिख दिया आयरन। वहीं पे क्वेश्चन गलत, और आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा ही। वो चेक करते हैं कि भैया कहां तक ये सोच सकता है बंदा। यहां तक सही लिखे, यहां पे आके फंस गए। उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। अगर निकालने आता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहां पे लिख देंगे सेकंड, रोमन नंबर। गलत हो गई। पोटेशियम हेक्सा साइनो या साइनाइड, जो भी लिख देना, साइनो। बताएं ये क्या था, धनायन। कॉम्प्लेक्स क्या है, ऋणायन। जब कॉम्प्लेक्स ऋणायन है तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के नाम के आगे 8 शब्द का उपयोग होता है। और जब आयरन आयनित हो जाता है तो उसको आयरन नहीं लिखा जाता, यहां पे लिखते हैं फेरेट। अगर जिंक रहेगा इसको क्या लिखेंगे, जिंकेट। मरकरी रहेगा तो क्या लिखेंगे, मर्क्यूरेट। प्लेटिनम रहेगा, प्लेटिनेट। निकिल रहेगा, निकलेट। कोबाल्ट रहेगा, कोबाल्टेट। कॉपर रहेगा, क्यूप्रेट, एटसेट्रा। ये कब होगा, जब कॉम्प्लेक्स एनायन, जब कॉम्प्लेक्स पे ऋणावेश हो। तो जो भी केंद्रीय धातु परमाणु होंगे सबके नाम के आगे 8 शब्द का उपयोग होगा। ये कॉम्प्लेक्स क्या था, ऋणायन था, तो यहां पे क्या हो जाएगा, फेरेट। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। ऑक्सीकरण संख्या निकालने जाएंगे +4, ये इसका हमें निकालना है तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x। यहां पे क्या, -6, तो +4, ये क्या हो जाएंगे, -2, बराबर उस तरफ जाएंगे तो +2। ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर होना चाहिए, इसीलिए तो कह रहे थे। ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर नहीं होएगा तो फिर क्वेश्चन तो रहेगा वहीं पे। और जो भी एग्जांपल देखे थे हम लोग, क्या, CuNH3 4SO4। जब इसका आईपीएसी नाम लिखने जाएंगे तो बताएं धनायन कौन, कॉम्प्लेक्स। हम लोग किसके बारे में पहले लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो यहां पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स में किसको लिखेंगे, लिगेंड को, टेट्रा एमीन, टेट्राएमीन, कॉपर। लिगेंड को पहले लिखते हैं टेट्राएमीन। कॉपर किस लिए, यहां पे क्यूप्रेट शब्द का उपयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या, केटायन, धनायन है। तो जब कॉम्प्लेक्स धनायन होगा तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के नाम के आगे किसी भी सफिक्स का उपयोग नहीं होगा, चाहे धनायन हो चाहे उदासीन हो। तो ये धनायन था।
टेट्रा एमीन, एमीन लिगेंड, लिगेंड कैसा है? उदासीन। तो इसके भी नाम क्या आ गए यहां पे देखिए ओ सफिक्स, ये उदासीन था, कुछ नहीं, एमीन। कॉपर सेकेंड, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स का नाम, टेट्रा एमीन कॉपर सल्फेट पे -2 चार्ज, इस पे +2 चार्ज, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2, तो यहां पे क्या हो जाएगा? सल्फेट। ये आप लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या, इसको x मान लें। अब उदासीन है तो ये क्या हो जाएगा? 0। सल्फेट का कितना होता है? -2 बराबर 0, तो x बराबर क्या? +2। ये तो पढ़े हुए हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर में, आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। समझ में आया? बहुत इजी है, बहुत इजी, समझ रहे? बस पढ़ना है आप लोग को। और नीट का पेपर भी 4 मई को डिक्लेयर हुआ, तो ट्राई तो करना ही है आप लोग को। ट्राई, अरे होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, देखेंगे अगले साल। मत ट्राई करो भाई, ट्राई मत करो। नीट का पेपर इसलिए दो ना कि आपको सेलेक्ट होना है। बहुत अगर परसेंटाइल निकालने जाएंगे कि भैया इतने बंदे बैठ रहे हैं पेपर में और इतने सीट हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कितना भारी पड़ता है। ट्राई करना, मेहनत करो, उड़ा ले जाओ। जन्नत, स्वर्ग का मजा पाओगे, स्वर्ग का मजा मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद। अभी अगर सिर्फ ये सोच रहे हो ना कि मेडिकल कॉलेज में जाएंगे स्वर्ग का मजा लेंगे, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे स्वर्ग का मजा लेंगे, इस साल नहीं तो अगले साल, इस साल नहीं तो अगले साल, अरे बाबू तब तक नर्क भी तैयार है। अभी के अभी बहुत टाइम है, 2-2 3-3 बार तो निपटा ही दो। 100 बार मत निपटाना कि हम डेली एक बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे 11th का और 12th का, बायो और केमिस्ट्री और फिजिक्स डेली पढ़ेंगे, ना ना। शिद्दत के साथ 4 से 5 मरतबे खत्म कर दो जब तक एग्जाम आने वाला है। सिलेक्शन ना हो तो कहना, शिद्दत के साथ। पेपर न्यूज पेपर की तरह नहीं, क्योंकि न्यूज पेपर आप पढ़ेंगे तो आपकी बुद्धि में घुस जाएगा कि हाँ फला जगह ये कांड हुआ था, एक ट्रक ने मारा एक ट्राली को ठोकर, 25 जख्मी, 2 की मृत्यु। भैया टाली पे, टाली जानते हैं आप लोग, रिक्शा टाइप का होता है। अरे आप लोग शहरी आदमी, लोग को कैसे मालूम होगा? अब 25 आदमी उसमें कहाँ बैठ पाए? और वो न्यूज ना हमारे बुद्धि में धंस जाता है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर दिया पति को धोखा, ये सब चीजें ना बुद्धि में घुस जाता है। आप पेपर की तरफ पढ़ के दिखा दो केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो या मैथ वाले मैथ, तो फिर मिलना हमसे। ये सब खेला रचने वाला रचयिता है, नेचर। नेचर इतना आसान होता तो फिर सब आसान होता। स्वर्ग में जाना आसान नहीं, बस ऐसे ही समझ लीजिए, कुछ मेहनत करें जबरदस्त वाला, जोरदार। ये देखें, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? न्यूट्रल है, उदासीन। इसका आईपीसी नाम जब लिखने जाएंगे तो टेट्रा 4 है, कार्बोनिल, इसको कार्बोनिल बोलते हैं, निखिल, निकलेर नहीं से उदासीन। भैया कॉम्प्लेक्स उदासीन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या? 0। बहुत आसान है आईपीएसी नाम। और देखें, ये तो अभी जो बताया वो, और देखें ये कुछ क्वेश्चन है, हम आपको बताते हैं, फिर उसके बाद घर के लिए आपको क्वेश्चन देंगे, आप लोग ट्राई करिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, क्या पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट
मर्क्यूरेट सेकेंड, आसान भाषा। पोटेशियम टेट्राआइडो लिगेंड है। मर्क्यूरेट क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनायन है। ऑक्सीडेशन नंबर +2, +2 इसका, -4 इसका, -2 बचेगा, बराबर उस तरफ जाएगा तो +2। आसान भाषा। यहां पे क्या होगा? लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बंद ना, यहां पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर ना मिस कर जाते हैं, वो +1 लिख देते हैं। हम पढ़े हुए हैं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या धातुओं के साथ, मतलब धातु के हाइड्राइडो में जो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होता है वो -1 होता है। और वैसे भी अगर आप लोग +1 रख के निकालेंगे भी तो आप लोग ट्राई करके देखें, जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा ना आप मिस कर जाएंगे, एल्यूमिनियम का माइनस में आ जाएगा। एल्यूमिनियम क्या है? धातु। धातु कभी भी ऋण आवेशित नहीं होते, ये बस वर्ड याद रखिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर उधर हो जाए, धातु ऋण आवेशित नहीं होंगे। धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या कभी आप लोग निगेटिव नहीं देखेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहता है ना, याद रखिएगा। लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट थर्ड। क्रायोलाइट, सोडियम तो क्रायोलाइट बोलते हैं। हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट, थर्ड। एल्यूमिनेट कॉम्प्लेक्स एनायन है। ये फिशर रिएजेंट, इसको फिशर रिएजेंट बोलते हैं ना, याद रखिएगा। पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो, कोबाल्टेट, थर्ड। अरे इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 तो 6 है तो -6, ये +1 होता है 3 है तो +3, +3 -6 -3 बराबर उधर जाएगा तो +3। आसान भाषा। फिशर रिएजेंट, ये फोटोग्राफिक कॉम्प्लेक्स, इसका आईपीएसी नाम सोडियम डाई थायोसल्फो, सोडियम डाई थायोसल्फो, डाई मतलब 2 बार, इसको बोलते हैं थायोसल्फो। अर्जेंटेट, सिल्वर है अर्जेंटेट। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा +3, ये थायोसल्फो -2 होता है, 2 है तो क्या हो जाएगा -4, तो +3 -4 -1 बराबर उधर जाएगा तो +1। ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता फिर भूलिए, बार बार कह रहे हैं, याद रखिए। यहां पे सोडियम पेंटा साइनो नाइट्रोसिलियम, सोडियम पेंटा साइनो, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोसिलियम। इथेनॉलिक लिगेंड। कॉम्प्लेक्स क्या है? ऋणायन, तो यहां पे क्या हो जाएगा? फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर तो +3 ये हो जाएंगे और ये -5 है तो क्या हो जाएगा? तो सेकेंड। ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, टेस्ट इन नाइट्रेट आयन, इसका क्या होगा? पेंटा एक्वा, कॉम्प्लेक्स धनायन है तो पहले धनायन को लिखा जाता है। नाइट्रोसिलियम, आयरन, भैया कॉम्प्लेक्स क्या है? केटायन है तो कोई भी अनुलग्न नहीं लगेगा।
पेंटा एक्वा नाइट्रोसिलियम आयरन, ऑक्सीकरण संख्या क्या, +1। फर्स्ट सल्फेट, उसके बाद हम लोग किसको लिखते हैं, ऋणायन। पहले धनायन को, उसके बाद ऋणायन को लिखा जाता है। ये इसको बोलते हैं फेरी फेरोसाइनाइड, पर्शियन ब्लू भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसका आईपीएसी नाम कैसे लिखा जाएगा देखें, बताएं। ये आयरन है बाहर और एक आयरन कहाँ है, अंदर। जब इसका आईपीएसी नाम लिखने जाएंगे तो इसको तो हम लोग आयरन ही लिखेंगे। अब ये जो देख रहे हैं ना आप, ये पूरे का होल थ्रेस, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये कितना धन आवेशित था। यहां पे क्या हो जाएगा, थर्ड, आयरन थर्ड। इसमें क्या, हेक्सा साइनो फेरेट, आयरन थर्ड, हेक्सा साइनो फेरेट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या बताएं। ये होल थ्रेस है, इस कहने का अर्थ इस पर आवेश कितना, +3 है, तो 4 तिहाई 12 है, +12 +3x, इसका गुणा इसमें 3x, और यहां पे क्या हो जाएगा, -18, 6 × 18 इक्वल टू 0। यहां पे क्या, 3x - 6 इक्वल टू 0, 3x बराबर +6, x इक्वल टू +2। तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना, सेकेंड। आयरन थर्ड, हेक्सासाइनो कॉम्प्लेक्स ऋणायन है तो फेरेट सेकेंड। इसको बोलते हैं फेरी फेरोसाइनाइड। ये क्या है, फेरो फेरीसाइनाइड। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है तो फेरी फेरोसाइनाइड, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर फेरो फेरीसाइनाइड। क्लियर, इसका आप लोग को करके आना है। ये देखें, बताएं, जब इसको तोड़ेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स क्या देगा, H+ आयन देगा। जब H+ आयन देगा, अभी हम आपको बताए हैं, अगर कोई कॉम्प्लेक्स H+ आयन दे रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो उसमें हाइड्रोजन को नहीं लिखा जाता, केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के आगे इक एसिड शब्द का उपयोग किया जाता है। केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के आगे इक एसिड शब्द का उपयोग किया जाता है। तो इसका जब नाम लिखने जाएंगे तो क्या होगा, हेक्सा क्लोरो, हेक्साक्लोरो प्लेटिनिक। यहां पे 8 लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, प्लेटिनिक। क्यों, क्योंकि ये H+ आयन दे रहा है। प्लेटिनिक 4, इसकी ऑक्सीकरण संख्या, प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या कितना, +4। तो हेक्साक्लोरो प्लेटिनिक 4 एसिड, ये इसका आईपीएसी नाम याद रखिएगा। जब इसका आईपीएसी नाम लिखने जाते हैं हम लोग तो क्या होगा, बताएं। ये क्या, एथिलीन डाइमीन। तो नाम में क्या शब्द का उपयोग हुआ, डाई शब्द का उपयोग हुआ। तो इनकी संख्या को दर्शाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, ट्राइस का। क्यों, क्योंकि ये 3 बार है, ट्राइस एथिलीन डाइमीन। ट्राइस एथिलीन डाइमीन, आयरन, आयरन है। बताएं, थर्ड जगह नहीं है वहां पे ना, थर्ड क्लोराइड। बताएं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -3 है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या उदासीन है तो क्या, 0, तो -3 बराबर हो जाएगा तो +3। तो ये क्वेश्चन है। अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखें, आईपीएसी किस टाइप से आपसे और पूछ सकता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। फिर उसके बाद हम आपको EAN पढ़ाएंगे। EN इफेक्टिव एटॉमिक, प्रभावी परमाणु क्रमांक ना। आपको क्वेश्चन देंगे घर के लिए, आप ट्राई भी करिएगा। देखिए आगे, आईपीएसी नेम ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की आईपीएसी नाम कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले यह क्लियर कर ले कि पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है क्या। ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित हो, तो क्या कहलाएंगे, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर होगा।
NH3 H2O होल थ्रेस CO OH CO OH NH3 होल थ्रेस H2O Cl4। अब इसका IPAC नाम लिखना है, तो आसान भाषा में हम लोग लिखेंगे जैसे अभी तक लिखते आ रहे हैं, बस वैसे ही। इसको बोलते हैं ब्रिज, और म्यू से इनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे इसका आईपीएसी नाम लिखना हुआ तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एमीन ट्राई एक्वा कोबाल्ट, एमीन ट्राई एक्वा कोबाल्ट। बात करते हैं इसके ऑक्सीडेशन नंबर की, तो बताएं OH है -1 और -1, यहां पे क्या Cl4 है तो -4, बराबर गुजर जाएंगे सारे के सारे, +6 हो जाएंगे। कोबाल्ट कितने हैं, 2 ठो, तो 2x हो जाएगा, 2x इक्वल टू +6, x इक्वल टू +3। ऑक्सीडेशन नंबर प्रत्येक कोबाल्ट का कितना, 3। तो एमीन ट्राई एक्वा कोबाल्ट थर्ड। अब बात करते हैं इनकी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू, म्यू ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है डाई हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सो, जो भी लिख ले। म्यू डाई, दो हाइड्रोक्सी है तो डाई हाइड्रोक्सो। फिर से वही ट्राइमीन एक्वा कोबाल्ट थर्ड। फिर रेडायन को लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ये पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का आईपीएसी नाम, बहुत आसान। एमीन ट्राई एक्वा कोबाल्ट थर्ड म्यू डाई हाइड्रोक्सो ट्राइएमीन एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। आसानी से आप लोग लिख सकते हैं किसी भी पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का भी आईपीएसी नाम। एक और एग्जांपल बताते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग। En होल ट्वाइस CO NH2 CO OH En होल ट्वाइस SO4 होल ट्वाइस। इसका आईपीएसी नाम लिखना है, तो क्या होगा, 20 एथिलीन डाइमीन। लिगेंड में डाई शब्द का उपयोग हुआ, इसका मतलब इसकी संख्या को दर्शाने के लिए हमें 20 ट्राइस टेट्राकिस पेंटाकिस इत्यादि शब्द का उपयोग करना है। तो इसकी संख्या कितना है, 2, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 20 एथिलीन डाइमीन कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाएंगे, तो ये -1, ये भी -1 के एमिडो, और इसको तो अभी देखेंगे। यहां पे क्या है, SO4 का होल ट्वाइस। सल्फेट पे चार्ज कितना होता है, -2, तो 2 है तो -4, -5 -6 बराबर उधर जाएंगे तो +6, तो 2x बराबर +6, x इक्वल टू +3। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर इसका थर्ड। फिर म्यू, इनको लिखना है पहले। अब बताएं दोनों क्या है, डिफरेंट हो गए, तो हम लोग लिखेंगे म्यू एमिडो। अल्फाबेट में पहले एमिडो आएगा, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो। फिर वही 20 एथिलीन डाइमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। ये है आईपीएसी नाम इसका।
तो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का आईपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है वो। अब हम लोग बात करते हैं ईएएन की, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक। ईएएन इसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते किसे हैं? किसी संकुल में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने के पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु के पास उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस केंद्रीय धातु परमाणु का ईएन कहलाता है। तो संकुल यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने के पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु के पास उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है वही उसका ईएन कहलाता है। यह था इसका परिभाषा। बात करते हैं ईएन निकालने की। तो ईएन कैसे निकाला जाता है? ये इक्वल होता है जेड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। जेड आप लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर, बोले तो परमाणु क्रमांक। हम लोग बात करते हैं सिडविक रूल की। थोड़ा आसान कर दिया था इन्होंने ईएन को। सिडविक का ईएन रूल कैसे फॉलो होता है देखें। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय धातु परमाणु का ईएन निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। सिडविक ने उसे आसान कर दिया, बहुत आसान। जैसे सिडविक ने क्या बताया कि जो कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका जो ईएन आता है उसके निकटतम, मतलब उसी सीरीज में जो अक्रिय गैस होगा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। जैसे बात करते हैं 3D सीरीज की, समझिएगा क्वेश्चन तो फिर इजी हो जाएगा। बोले तो स्कैंडियम से जिंक तक। अब इनका जो ईएन आपको प्राप्त होगा, ईएन वो क्या प्राप्त होगा? इसी आवर्त में जो नोबल गैस होएगा, इसी आवर्त में जो नोबल गैस होएगा, अक्रिय गैस, हम लोग पढ़े हुए हैं पीरियोडिक टेबल, उसी के परमाणु क्रमांक के बराबर होगा या निकट होगा। जैसे 3D सीरीज है तो 3D सीरीज में के आवर्त में जो नोबल गैस आता है वो कौन? बोले तो चौथा आवर्त। तो हीलियम, नियान, आर्गन और क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन चौथे आवर्त में है और क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 36। अगर 4D सीरीज की बात करेंगे तो क्या होएगा? जिनान, जिनान बोले तो 54, 54। और 5D सीरीज छठवां आवर्त, तो यहां क्या होगा? रेडान, बोले तो 86। तो ये आप लोग को ईएन प्राप्त होगा या फिर इसके निकट रहेगा, ये कॉमन बात है। अब सिडविक ने क्या बताया? अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे? ग्रहण कर लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा का अंतर आएगा नहीं। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ग्रहण होगा। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा तो स्टेबल हो जाएगा। जो भी कॉम्प्लेक्स होएगा वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाएगा। अब चाहे इलेक्ट्रॉन की अधिकता भी हो, इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकता हुआ तो वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। एक या दो, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। किसी भी क्वेश्चन में आप ऐसा पाएंगे नहीं। एक बार और, अगर कोई कॉम्प्लेक्स है उसमें केंद्रीय धातु परमाणु का जो ईएन प्राप्त हो रहा है आपको, वो इनके निकट प्राप्त हो रहा है, तो वो स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है। तो वो स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। इलेक्ट्रॉनों का त्याग कब करेंगे? जब इलेक्ट्रॉन अधिक होगा तब वो त्याग करेंगे, और ग्रहण कब करेंगे? जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, जिससे कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? स्टेबल।
और वो कॉम्प्लेक्स ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करेगा। अब देखिए इनको हम लोग कैसे क्लियर करते हैं, बहुत आसान भाषा में। यहां पे हम लिए K4FeCN6 एग्जाम्पल। अब इसको ना आप लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो रहा आपके पास ये फार्मूला EAN, इसके लिए क्या होना चाहिए मालूम, आपको एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। अगर आपको आयरन का एटॉमिक नंबर नहीं मालूम है फिर तो खत्म है, फिर भूल ही जाए। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हम आपको बोल चुके हैं कि आपका डी ब्लॉक क्लियर होना चाहिए, आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर होना चाहिए, कैसे ज्ञात किया जाता है, नहीं तो फिर गए। तो वही है EAN, परमाणु क्रमांक आयरन का कितना 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो यहां पे 2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। तो EAN इक्वल टू 26 में से 2 जाएगा तो 24 और 6 दूनी 12 और 12 और 24 कितने हो जाएंगे 36। देखें ये क्यों ऐसा क्यों हुआ। अब देखिए आपको ये कैलकुलेट करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट बता सकते हैं सिडविक के अनुसार। ये आयरन जो है वो 3D सीरीज का है। अब 3D सीरीज का है तो कॉमन बात है कि जो उसका EAN प्राप्त होगा आपको वो 36 या फिर उसके निकट होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं NiCO4, इसका EAN बताना है हमें। तो आप एक तो फार्मूले पर रख सकते हैं EAN इक्वल टू निखिल है 28 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 4। तो क्या हो जाएगा EAN इक्वल टू 28 4 दुनिया 8 36। अरे हमारा इसी इंग्लिश है, हम तो शुरू में बताए हैं, हम लोग इंग्लिश थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हिंदी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो घबराइएगा, ये सब होता है तभी तो मजा आता है। अपने को क्या है आना चाहिए। अब ये नहीं है कि भैया 36 बोल दिए, आना इंपॉर्टेंट है, चीजें आना इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आया, बहुत इजी केस बताया। 36 निखिल 3D सीरीज एग्जाम्पल है K3FeCN6। अब इसका EAN निकालने जाएंगे तो बोल देंगे भैया 3D सीरीज का है तो 36 कहां इतना परेशान कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है सबका EAN 36 ही है। यहां पे क्या होगा भैया निकट, हम बोले निकट, ऐसा नहीं है कि भैया 50 चला आएगा 80 चलाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आएगा या तो 37 हो जाएगा या तो 35 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो EAN जब निकालने जाएंगे इसका हम लोग तो क्या होगा 26 माइनस 3 ऑक्सीडेशन नंबर इसका प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो 26 माइनस 3 23 और 6 2 12 तो 23 प्लस 12 35। ये क्या आया इसके निकट आया, इसका मतलब ये स्टेबल नहीं है, वो ज्यादा स्टेबल है। अब ये अपने अस्थाई अवस्था को अस्थाई विन्यास, अब ये अपने अस्थाई विन्यास को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तभी ना 36 होगा। बताएं जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन कमी थी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया अपने अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, तो ये किसकी तरह कार्य करेगा, ऑक्सीकारक की तरह। और एग्जाम्पल देखें जैसे Mn है CO5, जब इसमें EAN निकालने जाते हैं हम लोग तो क्या 25 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 5, आंसर क्या आएगा 35, बिल्कुल इसके जैसा। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या MnCO5 ग्रहण किया ना इलेक्ट्रॉन, तो ये EAN K2HgI4
बताएं, EAN निकालने जाएंगे हम लोग, मरकरी है तो क्या 80 माइनस 2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 4, EAN बराबर 80 में से 2 जाएगा तो 78 और 4 दूनी 8, 86। वैसे भी 5D सीरीज का है तो 86 आना ही है। ऐसे EAN निकाला जाता है। एक तो इंपॉर्टेंट केस बताते हैं आपको, CrCO होल x है। आपको यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर दिया नहीं है, x दिया है तो उसी को कैलकुलेट करना है कि क्या होगा। आप लोग EAN से बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे EAN इक्वल टू, हम लोग जानते हैं Z बोले तो 24 माइनस CO है तो यहां पे क्या हो जाएगा 0, अरे कार्बोनिल है, उदासीन है तो 0 होगा, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर हमें निकालना है तो क्या है x। अब ये क्रोमियम कौन सी सीरीज का है, 3D सीरीज का, तो EAN कितना लिख सकते हैं हम लोग 36 इक्वल टू 24 माइनस 0 प्लस 2 इंटू एक्स। 24 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 36 माइनस 24 इक्वल टू 2x। 36 में से 24 जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 12 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू कितना 6। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आपको कॉम्प्लेक्स दे देगा, आपसे पूछ लेगा बताएं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो बहुत आसान, आपको मालूम रहना चाहिए EAN कितना होगा अगर आपसे x पूछा तो 3D सीरीज का क्रोमियम है तो इसका कितना हो जाएगा 36, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 0 क्योंकि कार्बोनिल है, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर हमें निकालना है, उसको हम लोग x बोल दिए तो यहां पे क्या हो जाएगा 36 माइनस 24 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 6। आप लोग आसानी से EAN भी ज्ञात कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स में। तो ये रहा EAN। आज का लेक्चर बस यहीं तक। आप लोग चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।